गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में जो एक एंजाइम सेक्शन है उसका ही सब सेक्शन कंटिन्यू हो रहा है। ये एंजाइम सेक्शन का वीडियो नंबर 6 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये सब सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स। इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एंजाइम्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे और उसका नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर देंगे। तो ठीक है, हम लोग ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडीड। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स को अब तक हम लोगों ने डिस्कवर कर चुका है, आइसोलेट कर चुके हैं और उसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में सब कुछ हो चुका है, डिस्कवरी भी हो चुका है, उसको आइसोलेट अलग भी कर लिए हैं और उसको पढ़ाई भी कर चुके, उसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ भी चुके हैं। Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyze. इसमें जो मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स है जिसको कि हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, आइसोलेट कर चुके हैं, स्टडीड कर चुके हैं, इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में। ये सभी एंजाइम्स को हम लोग क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में। और हमारा आधार क्या होता है बांटने का कि किस टाइप के रिएक्शन को ये कैटालाइज करता है। एंजाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स डिस्कवर्ड हो गया है, आइसोलेट हो गया, स्टडीड हो गया है। अब क्या करते हैं? उस सभी एंजाइम्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो होता है इसका बेसिस क्या है? तो ये इसका आधार ये है कि किस टाइप के रिएक्शन को ये एंजाइम्स कैटालाइज करता है, किस टाइप के रिएक्शन को यह एंजाइम कैटालाइज करता है। इस आधार पर हम लोग एंजाइम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस ईच विद 4 से 13 सब क्लास एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय ए 4 डिजिट नंबर। एंजाइम्स को जो है हम लोग 6 क्लास में डिवाइड करते हैं। एंजाइम्स को हम लोग कितने क्लास में डिवाइड करते हैं? 6 क्लास में। ये 6 को यहाँ पे दे रखा है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। तो ये चीज़ है कि एंजाइम्स को हम लोगों ने 6 क्लास में डिवाइड किया है और इस प्रत्येक क्लास में 4 से 13 सब क्लास भी होता है। प्रत्येक ये 6 क्लास हम लोग देख लिए। एंजाइम्स को सबसे पहले 6 क्लास में बांटते हैं। 6 का हम लोग यहाँ पे लिस्ट देख लिए, ठीक है। और प्रत्येक क्लास को फिर फर्दर हम लोग 4 से 13 सब क्लास में बांटते हैं। 4 से 13 सब क्लास में बांटते हैं और इस तरह हम लोग एंजाइम को जो नेम देते हैं, नाम देते हैं अकॉर्डिंगली बाय ए 4 डिजिट नंबर। एंजाइम्स का हम लोग नॉमेनक्लेचर या नामकरण कैसे करते हैं? 4 डिजिट नंबर में हम लोग नामकरण करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि एंजाइम्स को हम लोग कैसे 4 डिजिट नंबर में नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो जो 4 नंबर में हम लोग क्या कहता है नेम करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं एंजाइम्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईसी नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको? ईसी नंबर्स। देयर आर 6 ग्रुप ऑफ एंजाइम्स एज पर द रिएक्शन डैट इज़ बीइंग कैटालाइज्ड। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एंजाइम्स को कितना 6 ग्रुप में बांटा गया है और किस बेसिस पे, किस तरह के रिएक्शन को वो कैटालाइज करता है, किस तरह के रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज करता है। इस आधार को पकड़ते हुए एंजाइम को हम लोगों ने 6 क्लास में बांटा है, 6 ग्रुप में बांटा है। Therefore all enzymes are designated as EC नंबर। इस तरह प्रत्येक एंजाइम्स को हम लोग डेजिग्नेट कैसे करते हैं? EC नंबर से डेजिग्नेट करते हैं।
दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट कंसीडर प्रोटीन स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड सीक्वेंस और इवन द केमिकल मैकेनिज्म। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है इसका आधार क्या है कि किस टाइप के रिएक्शन को यह एंजाइम कैटालाइज करता है, ये आधार है। ये चीज़ नहीं कंसीडर करता है कि उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें एमिनो एसिड सीक्वेंस कैसा है, उसका केमिकल मैकेनिज्म कैसा है। ये सब हमारे आधार में नहीं है, ये बेसिस नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स का। बेसिस क्या है? टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज बीइंग कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम्स। क्लियर है यहाँ तक? EC नंबर इज ए 4 डिजिट नंबर, फॉर इंस्टेंस ABCD। EC नंबर जो होता है वो 4 डिजिट नंबर होता है। यहाँ समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं इसको ABCD। यहाँ पे A जो है वो क्लास है, ये 6 क्लास, EC1 ऑक्सीडो रिडक्टेज, EC2 ट्रांसफरेज, EC3 हाइड्रोलेसेस, EC4 लाइसेस, EC5 आइसोमेरेज, EC6 लिगासेज। ये 6 क्लास ऑफ एंजाइम से एंजाइम्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो A है, A जो है वो क्लास को डिनोट करता है, A जो है वो क्लास को डिनोट करता है। तो यही जो 6 क्लास ऑफ एंजाइम्स है इसको डिनोट करता है A। B जो है वो सब क्लास को डिनोट करता है। हम लोग पहले ही अभी पढ़े हैं कि प्रत्येक क्लास को फर्दर हम लोग सब डिवाइड करते हैं 4 से 13 सब क्लास में। प्रत्येक क्लास को हम लोग सब डिवाइड करते हैं इनटू 4 से 13 सब क्लास में। तो यहाँ पे B जो है वो सब क्लास को डिनोट कर रहा है। C इज दी सब क्लास। फिर वही चीज़ है, सब क्लास को फिर फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं सब क्लास में। फिर D भी वही है, सब क्लास, मतलब फर्दर डिवीजन होते जा रहा है। तो ABCD जो है वो उसी को डिनोट करता है। द B and C पार्ट ऑफ द EC नंबर डिस्क्राइब्स द रिएक्शन। B और C नंबर जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? रिएक्शन को, किस टाइप के रिएक्शन को वो कैटालाइज कर रहा है। तो B और C किस चीज़ को डिनोट करता है? रिएक्शन को डिनोट करता है। और D जो है वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन डिफरेंट एंजाइम्स विथ सिमिलर फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन। अब होता क्या है कभी कभी कि एक ही रिएक्शन है, कभी कभी क्या होता है एक ही टाइप के रिएक्शन को 3, 4 या कई तरह के एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन सेम है, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन सेम है। तो एक से ज़्यादा एंजाइम सेम टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, तो उस केस में एंजाइम को हम लोग को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर जो होता है ये यूनिक होता है। ये कभी भी 2 अलग टाइप के एंजाइम्स का EC नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, उसको एक से ज़्यादा एंजाइम जो है वो कैटालाइज कर रहा है, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग D का यूज करते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है, D जो है वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन डिफरेंट एंजाइम्स विथ सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन का मतलब क्या हुआ? सेम टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन। आधार क्या होगा कि उस केस में जो है सबस्ट्रेट कौन सा है, एक्चुअल सबस्ट्रेट कौन सा है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कि 3 एंजाइम पकड़ लो, 3 एंजाइम, तीनों जो है एक ही टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, तीनों का ABC जो नंबर होगा वो सेम होगा। अब क्या है, D नंबर हमको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पता है कि EC नंबर जो है हमेशा यूनिक होता है। तो तीनों का क्या है, ABC तो सेम है,
तीनों में ए बी सी जो है इसी नंबर वो सेम है, डी अलग अलग होगा। तो डी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, डी जो है हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि तीनों जो एंजाइम है वो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो डी जो होगा वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन, यानी एंजाइम नंबर 1 जो है वो किस तरह के कौन से सबस्ट्रेट पे अप्लाई होता है। टाइप ऑफ रिएक्शन सेम है लेकिन तीनों में सबस्ट्रेट तो सेम नहीं होगा ना, सबस्ट्रेट तो अलग अलग होगा। फिर से हम बोल रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन ठीक है, मान लीजिए कि तीनों में सेम है लेकिन तीनों में सबस्ट्रेट सेम नहीं होगा, सबस्ट्रेट अलग अलग होगा। तो डी जो है वो किस चीज़ पे डिसाइड होगा, सबस्ट्रेट पे डिसाइड होगा। यानी कि मान लो कि एंजाइम नंबर 1 जो है ए सबस्ट्रेट पे अप्लाई होता है, ए सबस्ट्रेट पे काम करता है, 2 जो है बी सबस्ट्रेट पे काम करता है, तीसरा एंजाइम जो सी सबस्ट्रेट पे काम करता है। तो चूँकि तीनों में सबस्ट्रेट अलग अलग है इसलिए इसी आधार पर डी नंबर जो है ये तीनों एंजाइम का अलग अलग हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये 4 डिजिट नॉमेनक्लेचर हम लोगों को समझ में आ गया एंजाइम्स का। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स। एंजाइम नंबर 1 है, 6 क्लास में हम लोग एंजाइम्स को बांटे हैं। तो पहला क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑब्लिक डिहाइड्रोजिनेज। इसके बारे में क्या पढ़ते हैं, एंजाइम्स विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। वैसा एंजाइम जो कि कैटालाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडो रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, 2 सबस्ट्रेट के बीच ये ऑक्सीडो रिडक्शन का काम करता है एस एंड एस डैश। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एस रिड्यूस्ड प्लस एस डैश ऑक्सीडाइज्ड को ये कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में कर देता है, एस ऑक्सीडाइज्ड एस डैश रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर तो हुआ नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं, फिर इसको आके हम लोग दोबारा पढ़ेंगे तो हो सकता है उस समय हम लोगों को ये चीज़ थोड़ा समझ में आए। तो ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। Oxidoreductase enzymes. In biochemistry, an oxidoreductase is an enzymes that catalyze the transfer of electron from one molecule, the reductant, also called the electron donor, to another, the oxidant, also called the electron acceptor. इसमें क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडो रिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कैटालाइज क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैटालाइज करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, दो है, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो निश्चित है एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, तभी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन संभव हो पाएगा। तो वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टेंट या इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। और दूसरा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी ये चीज़ है। इस एग्जाम्पल में ए जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है और रिडक्टेंट है। ए जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है और रिडक्टेंट है, और बी जो है वो क्या है, ऑक्सीडेंट है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। देखते हैं ये माइनस है, माइनस क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज ए से निकल के बी के पास चला गया, तो निगेटिव चार्ज क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से निकल के बी के पास चला गया। यानी ए जो है इस केस में क्या है, रिडक्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि बी जो है वो क्या है, ऑक्सीडेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है।
ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया ये चीज़ कि यहाँ पे असल में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एग्जांपल का हम लोग तौर पे देख रहे हैं कि ए है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, ये ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है, बी के पास हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ए से बी के तरफ हो रहा है। तो ए जो है इस केस में क्या है, रिडक्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, और बी जो है वो ऑक्सीडेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब इस वाले रिएक्शन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, साइमल्टेनियसली होता है, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन। तो यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है इन्वॉल्विंग द इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। एक सबस्ट्रेट S है, दूसरा सबस्ट्रेट S डैश है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इंटरचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इंटरचेंज हो रहा है। द स्पेसीज डैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। वो स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं S रिड्यूस्ड, ये क्या हो रहा है, S ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सबस्ट्रेट S जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कहने का मतलब है कि सबस्ट्रेट S ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, S जो है उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। while the space that gains electron is said to be reduced, और S डैश ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के S से एक इलेक्ट्रॉन निकल के S से एक इलेक्ट्रॉन निकल के S डैश में चला गया। ठीक है, S रिड्यूस्ड से S ऑक्सीडाइज, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और S डैश ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो गया, यानी S डैश सबस्ट्रेट ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर दिया। तो ये चीज़ हमको लगता है क्लियर हो गया कि ये जो एंजाइम्स का मेन काम क्या है, वो कैटालाइज करता है ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक लाइन में ये कैटालाइज क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं एंजाइम्स विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट S एंड S डैश। यहाँ पे S सबस्ट्रेट S जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, यानी S ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, और S डैश जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है, यानी S डैश ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है फ्रॉम द सबस्ट्रेट S टू सबस्ट्रेट S डैश। तो ये जो एंजाइम है ये किस चीज़ को कैटालाइज करता है, ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन को कैटालाइज करता है। अब दूसरा आता है, दूसरा एंजाइम्स क्या है, ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस क्या करता है, एंजाइम्स कैटालाइजिंग ए ट्रांसफ़र ऑफ ए ग्रुप G अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S एंड S डैश। ये वो एंजाइम्स है जो कि कैटालाइज करता है ट्रांसफ़र ऑफ ए ग्रुप G को ट्रांसफ़र करता है, इसको ग्रुप कह दो या फंक्शनल ग्रुप कह दो, हाइड्रोजन को छोड़ के बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S एंड S डैश। अब इस वाले एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, जो G फंक्शनल ग्रुप है वो सबस्ट्रेट S के साथ अटैच्ड है, G जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबस्ट्रेट S के साथ अटैच है। तो ये क्या करता है, ये कैटालाइज करके जो फंक्शनल ग्रुप G है उसको S डैश के साथ अटैच कर देता है और S को फ्री कर देता है उस फंक्शनल ग्रुप से। ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, ये ट्रांसफ़र कर रहा है एक फंक्शनल ग्रुप G को, हाँ, अदर देन जो कि हाइड्रोजन नहीं है, बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस केस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप G जो है वो S से अटैच है, तो ये क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप G को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम द सबस्ट्रेट S से टू सबस्ट्रेट S डैश। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बारे में देखते हैं क्या है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। In biochemistry, a transferase is in any one of a class
कैटलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग देख रहे थे जी था, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप वो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिथाइल बोला है। फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में, जो सबस्ट्रेट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ रहा है उसको डोनर बोलेंगे, और जो दूसरा सबस्ट्रेट जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर बोलेंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया ट्रांसफरेज एंजाइम्स। और तीसरा आता है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या होता है, ये वो एंजाइम्स होता है जो कैटालाइज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हैलाइड सिंगल बॉन्ड, पीएन बॉन्ड। तो ये वो एंजाइम्स है जो कि कैटालाइज करता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करता है किस किस को करता है, ईस्टर को, ईथर को, पेप्टाइड को, ग्लाइकोसिडिक को, सीसी कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड, इसको हाइड्रोलाइसिस करता है। तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या होता है हाइड्रोलाइसिस का मतलब। हाइड्रोलाइसिस in biochemistry, hydrolysis constitutes a class of enzymes that commonly function as catalysts that use water to break a chemical bond. हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ वाटर टू ब्रेक ए केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखते हैं, एक ये है AB+H2O, वाटर का यूज हो रहा है, हाइड्रोलेस एंजाइम से, और वो क्या किया, बॉन्ड को तोड़ दिया, ए और बी के बॉन्ड को विद द हेल्प ऑफ वाटर तोड़ता है। तो यहाँ क्या बन गया कि बी और एच बन गया, ए और OH बन गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे कि हाइड्रोलेस एंजाइम जो है विद द हेल्प ऑफ वाटर ए और बी के बॉन्ड को तोड़ता है, इसे ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स। This typically results in dividing a larger molecule into smaller molecules. इस चीज़ का यूज कहाँ पे होता है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए इस एंजाइम्स का यूज होता है, जो वाटर का यूज करके बॉन्ड के क्या कहता है, बॉन्ड को तोड़ता है, वाटर का यूज करके केमिकल बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये इसी एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कौन सा एंजाइम है, लाइसिस एंजाइम्स। लाइसिस क्या होता है, एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving the double bond। यहाँ पे क्या हो रहा है, यह एक सबस्ट्रेट है, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है X और Y, दो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है X और Y। तो यह एंजाइम क्या करता है, कैटालाइज करता है रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें जो X और Y जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसको रिमूव कर देता है सबस्ट्रेट से। ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट से रिमूव कर देता है बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। ये कोई भी मैकेनिज्म, लेकिन हाइड्रोलाइसिस का यूज नहीं करता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या हम लोग करते थे, वाटर का यूज करते थे टू ब्रेक दी केमिकल बॉन्ड, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है। लीविंग दी डबल बॉन्ड, अब चूंकि क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप ये रिमूव करेगा, तो कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही। तो यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, यह एंजाइम क्या करता है, ये कैटालाइज करता है रिमूवल ऑफ ग्रुप्स। जो X और Y जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है सबस्ट्रेट, इस वाले सबस्ट्रेट में, इसको रिमूव करता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ये अपना रहा, फिर से एंजाइम रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, ये ग्रुप्स लगा हुआ है
एक्स और वाई, इसको रिमूव करता है कहाँ से, सबस्ट्रेट से रिमूव करता है। सबस्ट्रेट यहाँ पे ये है। बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस, ये वाटर का यूज नहीं करता है। लीविंग द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड छोड़ता है क्योंकि कार्बन को अपना वैलेंसी भी पूरा करना है। एक्स और वाई को जब हम लोग अलग कर देंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे, तो इसको अपने वैलेंसी को पूरा करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, एंजाइम्स डेट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसेस बोलते हैं, लाइसेस एंजाइम्स बोलते हैं। अब आता आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम्स क्या करता है, ये इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। यह एंजाइम्स क्या करता है, ये कैटालाइज करता है इंटर कन्वर्जन। जैसे हम लोग जानते हैं कि आइसोमर क्या होता है, आइसोमर में जो मॉलिक्यूलर जो ये होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये एंजाइम जो वो कैटालाइज करता है कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर। कोई अगर दूसरे एक आइसोमर इस फॉर्म में है तो उसको आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज कर देता है। ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आइसोमिराजेज, आइसोमिराइज एंजाइम जो है वो कैटालाइज करता है प्रोसेस बाय विच फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रांसफर्ड विद इन ए मॉलिक्यूल लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म। यह वो एंजाइम है जो कि कैटालाइज करता है प्रोसेस को जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर्ड होता है विद इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बाहर ट्रांसफ़र नहीं करता है, विद इन द मॉलिक्यूल ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म। इससे क्या होता है, उसका आइसोमेरिक फॉर्म बन जाता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आया। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम ही रहेगा, बस स्ट्रक्चर में अलग आ जाएगा क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो विद इन द मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है। आइसोमेरेज आर ए जनरल क्लास ऑफ एंजाइम्स दैट कन्वर्ट ए मॉलिक्यूल फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर। एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आइसोमर क्या है। आइसोमर होता है वन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स एंड दैट मे हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। वन ऑफ टू और मोर कंपाउंड मतलब ठीक है, एक से ज़्यादा है, जैसे दो है, दो कंपाउंड है, दोनों का पकड़ लेते हैं हम, दो लेके चल रहे हैं कि दो कंपाउंड है, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स जो है वो अलग अलग है विद इन द मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एक दूसरे का आइसोमर है। उसमें हो सकता है कि उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो, इसमें हो सकता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो। तो ठीक है, केमिकल फार्मूला सेम, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स डिफरेंट, और हो सकता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो। अब जैसे यह एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम जो है वो क्या है,
पहले वाले से लगा हुआ है, पहले वाले से लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे दूसरे कार्बन पे लग गया है आके। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो दोनों केस में सेम है, बस पोजीशन का अंतर आ जाता है। पहले वाले में क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन में क्या है, क्लोरीन जो है पहले वाले कार्बन से अटैच है, जबकि दूसरे वाले में क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन में क्लोरीन जो है वो दूसरे वाले कार्बन पे अटैच है। तो ये एक दूसरे का आइसोमर, इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक दूसरे का आइसोमर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल अरेंजमेंट जो होता है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, उसका अरेंजमेंट जो है वो चेंज हुआ है, अरेंजमेंट जो है उसका कुछ चेंज हुआ है, तो इसको आइसोमर्स कहेंगे। इसमें हो सकता है कि दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो, ये संभव है कि दोनों में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग अलग हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करते हैं कि ये चीज़ क्या था, फिर से यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि आइसोमर्स आर ए जनरल क्लास ऑफ एंजाइम्स दैट कन्वर्ट ए मॉलिक्यूल फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर। एक आइसोमर से दूसरे में ये कन्वर्ट करता है। आइसोमरेज फैसिलिटेट इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है। जैसे अभी हम लोग को जो एग्जांपल देखे उसमें क्लोरीन जो है पहले वाले में कार्बन नंबर पहले वाले कार्बन में अटैच था क्लोरीन, लेकिन दूसरा जो उसका आइसोमर था उसमें क्या था, वो दूसरे कार्बन से अटैच था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो रहा है। जैसे कि क्लोरीन पहले वाले कार्बन से अटैच था, दूसरे वाले में दूसरे नंबर के कार्बन से वो अटैच हो गया। इन विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म, इस केस में भी बॉन्ड जो है वो टूटता है और बनता है। ठीक है, जैसे वो एग्जाम्पल में देखें तो पहले वाला जो कार्बन से अटैच था तो पहले वहाँ पे बॉन्ड टूटा होगा क्लोरीन और पहले वाले कार्बन से, और एक नया बॉन्ड बना होगा दूसरे वाले कार्बन और क्लोरीन के बीच। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उसमें क्या था कि पहले शुरुआत में क्या था, जो क्लोरीन था वो पहले वाले कार्बन से अटैच था, तो वहाँ का बॉन्ड टूटा होगा, अलग हुआ होगा, और वो दूसरे नंबर के कार्बन से जाके जुड़ा है तो वहाँ नया बॉन्ड बना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे भी बॉन्ड जो है वो बनता है और टूटता है। तो उसका एक जनरल फॉर्म लोग ऐसे दिखाते हैं, ए और बी, बी और ए। तो इससे यही पता चलता है कि जो केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है, केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है, बस इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुआ है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है। तो यह एंजाइम्स यही चीज़ करता है, इसमें कि फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है विद इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म, जिसको कि हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी समझ लिया। ठीक है, तो ये जो हो गया अपना आइसोमेरेज हो गया। अगला जो है वो है लिगासेस। लिगासेस एंजाइम्स क्या करता है, ये कैटालाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। एग्जाम्पल, एंजाइम्स विच कैटालाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, PO ETC बॉन्ड। यह एंजाइम क्या करता है, कैटालाइज करता है लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड को जोड़ता है, दो कंपाउंड को जोड़ता है। एंजाइम्स जो कि कैटालाइज करता है ज्वाइनिंग ऑफ, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, दो कंपाउंड को जोड़ता है, तो दो कंपाउंड को जोड़ेगा तो बॉन्ड भी बनाएगा। तो जैसे कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, कार्बन सल्फर बॉन्ड बनाता है, तो ये चीज़ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लिगासेस के बारे में। ठीक है, in biochemistry a ligase is an enzyme that can catalyze the joining of the two molecules by forming a new chemical bond। ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है ये कैटालाइज करता है ज्वाइनिंग ऑफ दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है बाय फॉर्मिंग ए न्यू केमिकल बॉन्ड, और एक नया केमिकल बॉन्ड जो है वो बनाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डीएनए लिगास होता है। डीएनए लिगास एक एंजाइम से ये ज्वाइन करता है दो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डीएनए लिगास क्या करता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड को ज्वाइन करता है और बॉन्ड कौन सा बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। तो हम लोग एक लिगास जो है एक एग्जाम्पल से डायग्राम से समझते हैं, लाइन डायग्राम से। लिगास कैटालाइज द फॉलोइंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि पे वाटर रिमूव हो रहा है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन दस ज्वाइनिंग द मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और ए एक मॉलिक्यूल है और बी दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ए एक मॉलिक्यूल है, बी दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये लिगास क्या करता है, ए और बी को लिंक कर देता है, ए और बी को जो है ज्वाइन कर देता है बाय फॉर्मिंग ए न्यू केमिकल बॉन्ड। और इस केस में क्या है, वाटर रिमूव हो गया। तो मेन यही चीज़ है, ए और बी दो मॉलिक्यूल है तो दोनों अलग अलग है, तो ये क्या करेगा, ए और बी को जोड़ने का काम करेगा। ज्वाइनिंग दी टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर रहा है बाय फॉर्मिंग ए न्यू केमिकल बॉन्ड। और ये जो है एक नया केमिकल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक बार लास्ट बार समझ लेते हैं। ए और बी दो मॉलिक्यूल है, लिगास क्या कर रहा है, ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग ए न्यू केमिकल बॉन्ड, और एक नया केमिकल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह ये जो अपना टॉपिक था क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। ये भी जो है एंजाइम का ही सब टॉपिक चल रहा है। तो ये एंजाइम टॉपिक का 6 नंबर का वीडियो था और एक और वीडियो बनेगा कोफैक्टर्स का, और इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजाइम का लास्ट सब सेक्शन, सब टॉपिक्स कोफैक्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।